एवरीवन, सो we'll be studying the ancient history and हम ऑलरेडी इसमें 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. सो दिस इज पार्ट 6 एंड we'll be studying in this about the age of Guptas. ठीक है, तो आप में से जिन्होंने पहले के नहीं पढ़े हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप पहले जाके वो पढ़ें, कि जहाँ पे हमने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में फिर मौर्याज, वैदिक एज एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो ये हम थोड़ा नए फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहे हैं बिकॉज इससे हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा आपके लिए और ज़्यादा ईजी रहेगा. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें इससे, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस लेकर आने का. ओके, एज ऑफ गुप्ता से शुरू करते हैं. इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे गुप्ता किंग्स के बारे में और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे उस टाइम पे जो लोगों की लाइफ थी. ठीक है, आप एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से, तो आप देखेंगे इसी तरीके से डिवाइडेड रहते हैं वीडियोस, मतलब जो चैप्टर्स रहते हैं, तो उन्हीं अलग अलग सेगमेंट्स में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द गुप्ता किंग्स. तो सबसे पहले हम आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ गुप्तास. सेम फॉर्मेट रहेगा, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट. आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुप्ता पीरियड. ओके, इंट्रोडक्शन देना है. तो इसमें आपको कोई भी, अगर आप डायनेस्टी पढ़ते हो तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है. फर्स्ट कि वो कब आई, सेकंड वो कितने टाइम तक रही, और तीसरा अगर एक एवरेज देखा जाए तो उस टाइम का पीरियड कैसा था. ठीक है, तो जो गुप्ता पीरियड था ये आया था 4th सेंचुरी एडी में. ओके, 4th सेंचुरी एडी. और आप नोट्स जो है साथ साथ बना सकते हैं. डोंट वेट फॉर पीडीएफ्स एंड ऑल. आप जितने नोट्स अपने पास में हैंड रिटन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा उसको रिवाइज करना. ओके, आगे हम नोट्स प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं वो आगे हम देखेंगे. अभी आप अपने खुद के नोट्स बनाइए. ओके, तो ये 4th सेंचुरी एडी में आए थे और ये मगध में ही राइज हुए थे. ठीक है, हम मगध का ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट किंगडम था. उसके बाद में इनका जो पीरियड था वो 200 ईयर्स के लिए लास्ट किया था. ठीक है, और इस एज को खासकर गोल्डन एज कहा जाता है. और डायरेक्ट यूपीएससी में कई बार सवाल भी आता है, मेंस में भी पूछा जाता है कि गोल्डन एज क्यों कहते थे या क्या. तो ये याद रखना कि इसको गोल्डन एज कहते थे, और इसका मेन रीज़न ये था कि इस पीरियड ने देखी थी ग्रेट अचीवमेंट्स इन इंडियन कल्चर. ओके, ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर. ओके, इसलिए इस पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं. इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस भी करेंगे. ओके, और इसके अलावा अगर गुप्ता किंग्स की बात की जाए तो रिमेंबर दैट दे वर पावरफुल मोनार्क्स. ओके, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोनार्क्स थे एंड दे वर पेट्रन्स ऑफ लर्निंग. तो यही वजह थी कि इस टाइम पे इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है. दे वर पेट्रन्स ऑफ लर्निंग एंड दे एनकरेज्ड पोएट्स, राइटर्स, साइंटिस्ट एंड आर्टिसंस. ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट गुप्ता पीरियड. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड. तो अब हम आएंगे किंग्स के ऊपर एंड वन बाय वन वील डील विद द डिफरेंट किंग्स जो इस पीरियड के थे. मेन जो थे वो 3 किंग्स थे, दैट इज चंद्रगुप्ता 1, देन हिज सन समुद्रगुप्त एंड देन हिज सन चंद्रगुप्त 2. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त 1 के बारे में. ओके, so this is your second question. How was the rule under Chandragupta I? Okay, तो ये जो थे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, और इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से मैरिज की थी. उस टाइम पे भी लिच्छवी ट्राइब को बहुत ज़्यादा माना जाता था, रिस्पेक्ट की जाती थी. हम ट्राइब्स का पहले देख चुके हैं, शाक्याज और लिच्छवी ट्राइब से, जैसे बुद्धा और महावीर जी आए थे और उन्होंने जैनिज्म स्टैब्लिश किया था, इन्होंने बुद्धिज़्म स्टैब्लिश किया था. तो तब से ट्राइब्स वगैरह की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती थी. ओके, एंड स्टिल दे वर रिस्पेक्टेड. सो ही वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग, रिमेंबर, of Gupta dynasty. And second thing is that he came to throne in 320 AD.
320 एडी में ये थ्रोन पे आए थे और इनका जो रूल था, अब कौन कौन से रीजन्स में था, एक तो हमने बताया मगध, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंगडम था। इसके अलावा साकेत, साकेत उस टाइम पे बोलते थे, जो रीजन ऑफ अयोध्या होता था उसको बोलते थे साकेत, ओके। और प्रयाग यानी इलाहाबाद का रीजन, तो वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, ओके। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बारे में, ओके। प्लीज़ आप दोबारा ये चीज़ मत सोचिएगा कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब क्यों नहीं किया हुआ है। उसका रीज़न मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हम ये 6th क्लास पढ़ रहे हैं। 6th क्लास में बहुत बेसिक जानकारी है, लेकिन काफ़ी अच्छी ओल्ड एनसीईआरटी आप देखोगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा लेंथ में चीज़ें आएंगी, लेकिन आगे जाके आएंगी, ठीक है। जब आप आगे मूव करोगे 8th 9th में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगी, ठीक है। तो अभी जितना है उसको कम से कम अच्छे से करो। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है देन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और जितनी स्पीड में देखना है 1.5x 2x आप इसको देख के रिवाइज कीजिए, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हम कैसे जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इनके बारे में हमको पता चला है एक पिलर से जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। तो उसको प्रयागराज इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। सो इसमें तो वैसे नहीं दिया हुआ है, बट आप चाहें तो इसको गूगल करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था, ओके। देयर वाज अ कोर्ट पोएट जो समुद्रगुप्त के टाइम पे थे, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था। सो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट हिम, इनके बारे में हमको पता चलता है फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, ओके। इंस्क्रिप्शन जो कि कहाँ पर है, इलाहाबाद में एक पिलर पे, ठीक है, इलाहाबाद पिलर पे। और यहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है, ओके। एंड इट वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट एट हिज कोर्ट, ओके। अभी तक का क्लियर है आपको? आई होप आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्रगुप्त की ही मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था इनका भी समुद्रगुप्त का। सो दिस इज क्वेश्चन 4, मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था। काफ़ी इनका बड़ा लंबा कैंपेन चला था, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा विक्ट्रीज मिली थी एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया का एरिया जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ओके। सो ही डिफीटेड 4 किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो इनके जो भी उस टाइम पे कैंपेन्स थे, जो वॉर्स वगैरह थे, वो हम देखेंगे। डिफीटेड 4 किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो ही ऑक्यूपाइड कौन सा एरिया अब ऑक्यूपाई कर लिया था इसके थ्रू इन्होंने, उस टाइम का दिल्ली, ठीक है, और वेस्टर्न यूपी। और इसके अलावा ही फॉट अदर किंग्स ऑफ डेक्कन। अब डेक्कन और साउथ इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था, सदर्न इंडिया में। तो यहाँ पे कौन कौन से मतलब किंगडम्स थे, वो थे उड़ीसा एरिया जो फिर जहाँ पे फाइट किया था, आंध्रा एंड मद्रास, ओके। और डेक्कन में ही ऑल्सो फॉट द फॉरेस्ट ट्राइब्स। द फॉरेस्ट ट्राइब्स जो थी डेक्कन की, उनसे भी ये झगड़े थे, ओके। एंड ही ऑल्सो कैंपेन्ड अगेंस्ट द किंग्स इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में भी इनका कैंपेन चला था, ओके। तो इनके जो खासकर ये पूरे मिलिट्री अचीवमेंट्स थे, इसकी वजह से जो पूरा गुप्ता किंगडम था वो काफ़ी ज़्यादा, और मगध का पूरा जो रीजन था वो इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, ठीक है। सो मगध वॉज अगेन मेड पावरफुल बाय समुद्रगुप्त, ओके। और इसके अलावा ही ऑल्सो रिसीव्ड ट्रिब्यूट। अब इनको ट्रिब्यूट भी मिलता था फ्रॉम किंग्स ऑफ आसाम। मतलब ईस्टर्न इंडिया में भी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा तक फैल गया था इनका, गंगा डेल्टा के किंग से, नेपाल
और दूसरा जो नदर्न इंडिया का था, एंड ऑल्सो फ्रॉम 9 ट्राइबल रिपब्लिक्स, 9 ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, वहाँ से भी इनको ट्रिब्यूट मिलता था। तो आप देखोगे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंडिया का पार्ट इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। ये जो 9 ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, ये कहाँ के थे? ये थे आपके राजस्थान के। उसके अलावा कुशाना किंग्स के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ से भी इनको ट्रिब्यूट मिलता था। शाकास, और फिर किंग ऑफ सिलोन आपका जो प्रेजेंट श्रीलंका में आता है, और दूसरे आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड से भी इनको ट्रिब्यूट आता था, ओके। तो अब अगर एक कंपैरिजन आए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कंपैरिजन आए गुप्ता और मौर्यन के बीच में, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, बट कंपेयर टू मौर्यंस इनका जो एरिया था वो कायदे से छोटा था, ठीक है। और मतलब कई सारे लोग ऐसे थे जो केवल ट्रिब्यूट देते थे, दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर द गुप्तास, ठीक है, द गुप्ता किंग्स। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, दैट कंपेयर टू मौर्यंस, गुप्ता का जो एरिया था दैट वाज कंपेरेटिवली लेस, बिकॉज दोज पीपल हु गिव ट्रिब्यूट दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर द गुप्ता किंग्स, ओके। और जो साउथ के किंगडम्स थे, ओके, वो ब्रेक कर चुके थे। जो आपने साउथ का रीजन अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी जो आपके पांड्या, चोलास और पल्लवास वगैरह थे, ये धीरे धीरे ब्रेक अवे कर गए थे, ठीक है। तो ये भी जो थे डायरेक्टली गुप्तास के अंडर नहीं आ रहे थे। उसके बाद में वेस्ट से यहाँ पे शाकाज आ गए थे, ठीक है। तो वेस्ट से जो शाकाज आए थे वो भी गुप्तास के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके थे, फाइन। एंड समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इस पीरियड में क्या क्या हुआ था। नॉर्थ इंडिया का लैंड ऑक्यूपाई काफ़ी कर लिया था, डेक्कन और साउथ इंडिया में इनकी काफ़ी फाइट चली थी, ईस्टर्न इंडिया तक गए थे और वहाँ पे कई जगहों से इनको ट्रिब्यूट आ रहा था, और जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे वहाँ से भी इनको ट्रिब्यूट आ रहा था, लेकिन डायरेक्टली काफ़ी एरिया इनके कंट्रोल में नहीं था, बिकॉज वो लोग केवल ट्रिब्यूट देते थे। और इसके अलावा जो समुद्रगुप्त का पीरियड था, इस टाइम पे शाकास भी एक नया थ्रेट बन गए थे। अदर देन दिस, समुद्रगुप्त के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है आपको, वो ये कि ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड अ म्यूजिशियन, ठीक है। वो पोएट और म्यूजिशियन भी थे, इसलिए इनके टाइम पे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। और इसका हमको पता कहाँ से चलता है, वो चलता है हमको कॉइन्स से पता चलता है, ठीक है। इस टाइम के जो कॉइन्स है उसमें ही इज शोन लाइक प्लेइंग वीणा, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छे पोएट और म्यूजिशियन भी थे अपने टाइम के, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट समुद्रगुप्त। अब हम किस पे आएंगे? चंद्रगुप्त 2 पे, ओके। चंद्रगुप्त 2 का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनको समुद्रगुप्त के बेटे थे और उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, और इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी सारे कैंपेन्स किए थे, ठीक है। जो शाकास का थ्रेट समुद्रगुप्त के टाइम पे आने लगा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स किए थे, ओके। थोड़ा चंद्रगुप्त 2 के लिए नए कलर को लेकर आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रूल ऑफ चंद्रगुप्त 2, ओके। आई होप आपको ये मेथड बेटर लगेगा, थोड़ा शायद कम बोरिंग लगे, क्योंकि डायरेक्ट नोट्स आते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है। तो ही वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, सॉरी, और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और इनके जो कैंपेन्स थे वो थे मेनली वेस्टर्न इंडिया में अगेंस्ट शाकाज, ठीक है। और इनको खासकर रिमेंबर किया जाता है फॉर द पेट्रोनेज ही गिव। ये बहुत बड़ा मतलब काफ़ी बड़े पेट्रन थे फॉर लर्निंग एंड आर्ट्स, ठीक है, लर्निंग आर्ट्स। और फिलोसोफर्स को पे करते थे, पेड फिलोसोफर्स। तो आजकल जो सब लोग इधर उधर की फिलॉसफी देते हैं, अगर ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे होते तो इनकी मुफ्त की इनकम हो सकती थी, ठीक है। तो फिलोसोफर्स, पोइट्स और राइटर्स को पे करते थे ये, तो काफ़ी बड़े
पेट्रन थे, ठीक है। एंड ही टुक प्राइड इन दिस, इनके मतलब राज्य में माना जाता है कि जो सबसे लर्नड लोग थे वो सब इनके कोर्ट में थे, ठीक है। एंड ही टुक प्राइड इन दिस फॉर हैविंग सम ऑफ द वाइसेस्ट एंड मोस्ट लर्नड पीपल ऑफ द कंट्री, ओके। अब क्या हुआ, अब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुप्ता का डिक्लाइन कैसे हुआ, और इनका जो डिक्लाइन एक्चुअली हुआ था वो हुआ था हुनास की वजह से, ठीक है। तो इसी से आप इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हुनास जो थे वो कैसे इंडिया में आए थे, हाउ डिड हुनास केम टू रूल इंडिया, ओके, इनका राइज कैसे हुआ, ओके। तो अब इसकी मेन वजह क्या थी कि चंद्रगुप्त टू के बाद में खूब सारे वीक किंग्स आ गए थे, और इनका जो इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने ईस्ट वेस्ट साउथ हर कहीं ऑक्यूपाई करके रखा था, अब उसको पूरा एडमिनिस्टर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था इन वीक किंग्स के लिए, ठीक है। सो देयर वाज अ चेन ऑफ वीक किंग्स, और इनको डराया था हुनास ने फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। तो हुनास का थ्रेट था फ्रॉम नॉर्थ। हुनास आए कहाँ से थे, हुनास आए थे नॉर्थ में सेंट्रल एशिया से, जो आज का आपका तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान वाला रीजन है, उस रीजन से आए थे हुनास। हुनास के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। तो हुनास जो थे वो बेसिकली एक नोमैडिक ट्राइब थी, ठीक है, और इन्होंने आने की कोशिश करी थी चाइना से, ठीक है, पर चाइना में जो था इनको वापस पीछे धकेल दिया था। तो ये बिल्कुल सेंट्रल एशिया को क्रॉस करके, नॉर्दर्न इंडिया को क्रॉस करके 5th सेंचुरी एडी में जो है, प्लीज़ रिमेंबर 5th सेंचुरी एडी में ये हुनास जो है इंडिया पहुंच गए थे, ठीक है। और इन्होंने खासकर इसके बारे में सुना था अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट हुए थे, वेल्थ ऑफ इंडिया का सुन के, ठीक है। एंड ये कंटिन्यूसली अटैक करते रहे थे, और कंटिन्यूस अटैक की वजह से जो गुप्तास का रेजिस्टेंस था वो कम हो गया था, और फाइनली जो हुनास थे दे बिकेम द रूलर्स ऑफ पंजाब एंड कश्मीर, पंजाब और कश्मीर के रूलर्स बन गए थे ये, और वहाँ पे रुके नहीं थे ये। और टोटल वैसे मतलब ये 100 साल के लिए यहाँ पे थे हुनास, ठीक है, 100 ईयर्स का इनका यहाँ पे पीरियड था, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में ये इंडिया में सेटल भी हो गए थे और इंडियन पॉपुलेशन का पार्ट भी बन गए थे, ओके। सो दिस वाज अबाउट हुनास की कैसे मतलब गुप्ता का डिक्लिनेशन हुआ और कैसे हुनास आए। तो ये चीज़ याद रखना कि चंद्रगुप्त टू तक ही ये 3 किंग्स ही मेन थे, उसके बाद में फिर वीक किंग्स आए थे जो कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब जो एक चीज़ हमने देखी थी इसका और भी आगे रीज़न हमें पता चल जाएगा दूसरी वजहों से। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली जो था वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग था, और वो भी एक वजह थी कहीं ना कहीं इनके डिक्लिनेशन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन 7 कि हाउ वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम मौर्यन, ठीक है, मौर्यन किंग से ये कैसे अलग थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गवर्नर्स, ये मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना। गवर्नर्स जो थे प्रोविंसेस के वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे इस टाइम पे, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस मोर इंडिपेंडेंट। तो अब क्या था कि मौर्यन किंग्स में थोड़ा सेंट्रलाइज ज़्यादा था, और यहाँ पे इनको ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी, तो ये अपने तरीके से डील करते थे, ये ज़्यादा परमिशन वगैरह नहीं लेते थे फॉर एवरीथिंग दे डिड, ओके। और प्रोविंसेस जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ये दूसरा डिफरेंस है कि जो प्रोविंसेस थे अब दे वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स में तो थे डिवाइडेड, इसके अलावा क्या चीज़ थी कि जो लोग थे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी हेल्प डायरेक्टली ली जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो एक तो गवर्नर्स आपके बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, और दूसरा लोगों की भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली जाती थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से भी अलग था कि यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थे जो कि फिर किसको एडवाइस करते थे,
गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, ठीक है, एडवाइस गवर्नर्स, ओके। और इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थे, अब इसमें दोनों होते थे, एक तो आपके ऑफिसर्स होते थे, मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इतना था उस चीज को बता रहे, प्लस इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सिटीजन्स भी होते थे, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्टली गवर्नर्स को एडवाइस करते थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनकी खुद की आज़ादी थी, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो सैलरी दी जाती थी वो लैंड ग्रांट से देने लगे थे, ठीक है, सैलरीज बाय लैंड ग्रांट्स। तो इससे क्या हुआ था कि पहले तो आप सैलरीज उनको देने लगे लैंड ग्रांट्स में, ठीक है। बाद के राजा जो आए उन्होंने इनको पूरी आज़ादी दे दी कि आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, ऑफिसर्स डायरेक्टली जाके आप वहाँ से लैंड से जो भी रेवेन्यू आएगा आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और ज़्यादा इनको फ्रीडम आ गया कि कुछ भी टैक्सेशन लगा के आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही था कि अगर आप लैंड ग्रांट से अगर दे रहे हो तो किंग का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो मेन चीज़ यही थी कि मौर्यंस के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मतलब सख्ती थी कि पूरा कैश वगैरह में दिया जाता था, लैंड ग्रांट से देने के चक्कर में जो कंट्रोल था वो कम हो गया था, ठीक है, कंट्रोल डिक्रीज्ड, ओके। और वीक किंग्स की वजह से वही था, चंद्रगुप्त टू के बाद में वीक किंग्स आ गए थे, तो ये ऑफिसर्स को तो मतलब कंट्रोल कर नहीं सकते थे, तो जो ऑफिसर्स दूर की जगहों के थे वो खुद ही अलग होने लगे थे, ओके। सो गवर्नर्स ऑफ फार अवे प्रोविंसेस, जो गवर्नर्स फार अवे प्रोविंसेस के थे, दे बिहेव्ड लाइक किंग्स, वो खुद ही राजा की तरह बर्ताव करने लगे थे। और जैसे ही गुप्ता एम्पायर टूटा उन्होंने खुद को अपने छोटे छोटे प्रोविंस का किंग डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने अभी देखा है पार्ट, ये था गुप्ता किंग्स के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले आएंगे कि उस दौरान की सोसाइटी कैसी थी गुप्ता पीरियड की, और हमको वहाँ का कैसे पता चलता है, यानी कि सोर्सेस क्या हैं कि गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला है। तो जो चाइनीज स्कॉलर्स थे जो बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड हो गए थे वो इंडिया आने लगे थे। अच्छा, चाइनीज स्कॉलर्स बुद्धिज्म में क्यों इंस्पायर हो गए थे? क्योंकि कुशाना के टाइम पे कई सारे जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, स्कॉलर्स थे, वो सेंट्रल एशिया और चाइना में जाते थे बुद्धिज्म का प्रीच करने। दे यूज टू गो टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना टू प्रीच बुद्धिज्म। और फिर वहाँ के स्कॉलर्स जब और ज़्यादा उनको डीप नॉलेज चाहिए होती थी तो उन लोग फिर इंडिया आते थे। ओके, सो उन्हीं में से एक चाइनीज स्कॉलर आए थे, फाहीन, गुप्ता पीरियड में आए थे, और उन्हीं के टेक्स्ट से हमको पता चलता है गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 टू डिस्क्राइब अबाउट द सोसाइटी ऑफ गुप्ता पीरियड। ओके, और उसका सोर्सेस क्या है? तो हमने क्या बताया कि चाइनीज स्कॉलर्स जो कि आते थे यहाँ पे बुद्धिज्म का जानने के लिए, फाइन। और इसमें मेन कौन थे? फाहीन थे। ये जनाब जो हैं 399 एडी में चाइना से निकले थे और पूरा गोबी डेजर्ट, मतलब बहुत बड़ा डेजर्ट माना जाता है चाइना का, को क्रॉस करके और सेंट्रल एशिया को क्रॉस करके ये पहुंचे थे इंडिया। और यहाँ पे इन्होंने कई साल बिताए थे खूब सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। और वहाँ पे जाके इन्होंने खूब सारे टेक्स्ट इकट्ठे किए थे। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट पढ़ते थे, कलेक्टेड बुक्स, और फिर पूरा अकाउंट लेके गए थे चाइना, जहाँ पे इन्होंने फाइनली अपना अकाउंट लिखा था अबाउट द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या लिखा था, वहां से हमको पता चलता है बुद्धिज्म के बारे में इन्होंने क्या लिखा था। बुद्धिज्म के बारे में इन्होंने लिखा था कि बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया
वैसे तो ज़्यादा पॉपुलर इनके अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ज़्यादा पॉपुलर था एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, ठीक है। और बुद्धिस्ट और ब्राह्मण जो थे वो एक दूसरे के साथ पीस में रहते थे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी थी वो थोड़ी पीसफुल थी, और बुद्धिस्ट और ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुली रहते थे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और इन्होंने उस टाइम की जो कंट्री की वेल्थ और प्रोस्पेरिटी थी उसके बारे में काफ़ी ग्लोइंग टर्म्स में बताया, ओके। वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के बारे में, ठीक है। लोगों के बारे में क्या बताया है? लोगों के बारे में बताया कि भैया बहुत लॉ अबाइडिंग लोग थे और बहुत ऑनेस्ट थे, ठीक है। लॉ अबाइडिंग मतलब बिल्कुल कानून को जो भी रहते थे उसको अच्छे से फॉलो करते थे और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार थे, ठीक है। ये सोसाइटी के बारे में आपको ऐसी ही चीज़ें पता चलती है, उस टाइम का मतलब रिच पुअर का कैसा था, ठीक है, और रिलीजन वगैरह कैसे माने जाते थे, तो यही आपकी सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद में जो कानून थे, लॉज जो थे वो बहुत माइल्ड थे, और पनिशमेंट भी जो थी वो ज़्यादा क्रूअल नहीं थी, ठीक है। पनिशमेंट्स वर नॉट क्रूअल। और काफ़ी सारे गांव थे, और जो पूरा रेवेन्यू आता था वो टैक्सेस से आता था ऑन कल्टीवेटेड लैंड। तो टैक्सेस जो रहते थे ऑन कल्टीवेटेड लैंड उससे पूरा रेवेन्यू आता था, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, लोगों के बारे में, कानूनों के बारे में, और टैक्सेस वगैरह के बारे में, रिलीजन के बारे में पता चल गया। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला है फाहीन ने कि उस टाइम के ज़्यादातर लोग जो थे वो वेजिटेरियन थे, ठीक है। अब फाहीन जो आए थे वो आए थे चाइना से, ठीक है। तो अब चाइना, आज भी चाइनीज लोग आएंगे इंडिया में तो वो हम लोग को वेजिटेरियन ही कहेंगे, लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक काफ़ी लोग उस टाइम पे नॉन वेज कंज्यूम करते थे, ओके। बट अकॉर्डिंग टू फाहीन प्लीज रिमेंबर दैट मोस्टली पीपल वर वेजिटेरियन, ठीक है। लेकिन अदर सोर्सेज के हिसाब से पीपल एट मीट। अब जो सोसाइटी थी इट वॉज डिवाइडेड इनटू कास्ट्स, ठीक है। लेकिन ये जो कास्ट थी दे लिव्ड इन हार्मनी, ओके, यानी वही शांति वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा हारमोनियसली रहते थे। लेकिन अनटचेबल्स के बारे में इन्होंने फिर बताया है कि अनटचेबल्स वर बैडली ट्रीटेड, ठीक है। अनटचेबल्स के बारे में बताया है दे वर बैडली ट्रीटेड, और इनको जो शहर होते थे उस शहरों के बाहर रहना पड़ता था, और मतलब इतना ज़्यादा इम्प्योर मानते थे हाई कास्ट पीपल। ये चीज़ आपको अभी भी पता है, कई जगहों पे प्रिविलेंट होती भी है और काफ़ी टाइम तक इंडिया में रही है कि उनको मतलब आप देख भी नहीं सकते थे, जो बोलते थे कि एक परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो वही चीज़ थी उस टाइम पे कि अनटचेबल्स को शहरों के बाहर रखा जाता था और उनको देखना भी मतलब बहुत इम्प्योर माना जाता था। सो दिस थिंग जो ये खासकर अनटचेबल्स की इन्होंने बताई है, इससे पता चलता है कि मतलब गुप्ता जो सोसाइटी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ठीक है। सो देयर वाज सम सीरियस फ्लॉ इन द गुप्ता सिविलाइजेशन। ये था कि कास्ट थी, बाकी कास्ट अच्छे से रह रहे थे, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अनटचेबल्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सोसाइटी। अब हम आगे आएंगे ट्रेड रिलेशंस पे कि गुप्ता पीरियड के दौरान ट्रेड रिलेशंस कैसे थे, ओके। तो ट्रेड जो था वो इंडिया के अंदर तो बड़ा ही था, और साथ में इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेड रिलेशंस, एंड वील डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, ओके। तो ट्रेड इंक्रीज्ड विद इन इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड कहाँ पे? वेस्ट एशिया से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ा था, साउथ ईस्ट एशिया से बढ़ा था। टाउन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, ट्रेड बढ़ा था, टाउन्स बढ़े थे। उसके अलावा टाउन्स बढ़े थे तो पोर्ट्स वगैरह ये सब ट्रेड बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो नॉलेज थी ऑफ सी फेयरिंग यानी शिप बिल्डिंग, सी फेयरिंग की जो नॉलेज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाने लगे थे इन लोग, ठीक है। पोर्ट्स कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के? अगर हम देखें तो एक गंगा डेल्टा में जैसे था ताम्रालिप्ति, गंगा डेल्टा में था ताम्रालिप्ति पोर्ट, ठीक है, ये इसको तामलुक कहते हैं, ये पोर्ट था।
तो ज़्यादातर जो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड होता था, साउथ ईस्ट एशिया में आपके कौन कौन से रीजन्स आते हैं? बर्मा, जिसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था पहले, सुवर्ण भूमि बर्मा को कहा जाता है। आप प्लीज जो कहा भी जा रहे हैं वो भी आप नोट डाउन करते जाइए, ओके। सुवर्ण भूमि, यवद्वीप यानी कि जावा, उनके साथ में भी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे, और कंबोज यानी कंबोडिया, तो इनके साथ में भी काफी अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है। तो यहाँ सब पे जो भी जाता था वो ताम्रा लिप्ति से जाता था। इसके अलावा जो वेस्ट कोस्ट पे थे पोर्ट्स, जैसे कि ब्रोच, सोपारा और कल्याण, यहां से भी जो ट्रेड होता था वो भी साउथ ईस्ट एशिया जाता था, ठीक है। और मालाबार के जो थे, मालाबार कोस्ट पे जो पोर्ट्स थे, जैसे कि आपका कैलिकट और कोचिन, यहां से जो गुड्स थे वो कहाँ जाते थे? वो जाते थे आपके अफ्रीका, अरेबिया, ईरान और मेडिटेरेनियन में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उस टाइम पे हमारे ट्रेड रिलेशंस बढ़ गए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडर्स और रिलीजियस मिशनरीज थे वो सेंट्रल एशिया और चाइना तो जा ही रहे थे, वो तो काफ़ी पहले से कुशना के टाइम से इन्होंने जाना शुरू कर दिया था, वो भी इनका चल ही रहा था, ओके। सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन 9 आई सपोज, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये जो ट्रेड था इसने कल्चर और रिलीजन को कैसे इन्फ्लुएंस किया था? तो क्या होता था कि जब भी ट्रेड होता था ना, तो इंडिया जो साथ में मिशनरीज होते थे वो भी ट्रेडर्स के साथ में जाते थे। तो हमारा जो रिलीजन कल्चर था, बुद्धिज्म जो था, और उसके अलावा हिंदुइज्म भी, और हमारी लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, इंडियन आर्ट, ये सारी चीज़ें भी जो थी ये सब साउथ ईस्ट एशिया गई थी। तो ट्रेड का इम्पैक्ट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा था आपके रिलीजन और कल्चर पे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें जो गई थी वो था हमारे रिलीजन, जैसे कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हमारा आर्ट, ठीक है। और आज भी अगर आप देखोगे ना साउथ ईस्ट एशिया जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। लैंग्वेज मैंने बताया जैसे कि संस्कृत, ये सारी चीज़ें ट्रेडर्स के साथ में जब मिशनरीज वगैरह जाते थे तो हमारा पूरा कल्चर वगैरह भी वो साथ में लेके जाते थे। और साउथ ईस्ट एशिया में खासकर इन्होंने हमारे इस एस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो आज इसलिए काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमारे कल्चर में सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रिलीजन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अब रिलीजन कैसा था? तो हिंदुइज्म जो था वो बहुत पावरफुल उस टाइम का रिलीजन बन गया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, हिंदू जो वर्ड है वो हालांकि बाद में यूज़ किया गया था, अरब्स ने यूज़ किया था इंडिया को मतलब रेफर करने के लिए हिंदू, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म फिर भी हम गुप्ता पीरियड में रिलीजन से हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीजन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। ये लास्ट के ही 1-2 क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपका ये चैप्टर होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गोल्डन एज की वजह से, ठीक है। तो हिंदुइज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। हिंदुइज्म में खासकर किसको बहुत ज़्यादा पूजा जाता था इस टाइम पे? शिवा और विष्णु को, ठीक है। और उसमें भी जो ज़्यादातर गुप्ता किंग्स थे वो वैष्णवास थे, यानी कि विष्णु की पूजा करते थे। गुप्ता किंग्स जो थे वो ज़्यादातर विष्णु को वो करते थे। और इसके अलावा इन लोग काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस भी करते थे, ठीक है। जैसे कि अश्वमेध आपने सुना होगा, ये हॉर्स सेक्रीफाइस होता है, ये किया जाता था। और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देते थे टेम्पल्स वगैरह को, ठीक है। मतलब टेम्पल्स बनाने के लिए, टेम्पल्स के लिए किताबें लिखने के लिए, ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा पैसे देते थे। तो रिलीजन को मतलब काफ़ी ज़्यादा माना जाता था। अब फिर से इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, थोड़ा सा बायस नेचर समझ में आता है कि जैसे ये जो मनी देते थे वो ज़्यादा जो देते थे वो उन ब्राह्मण्स को देते थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे, ओके। हालांकि ये उनको भी देते थे जो शिवा और जो बुद्धिस्ट और जैनाज रहते थे उनको भी देते थे, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पैसा जो देते थे, मोर मनी टू दोज ब्राह्मण्स हु वर्शिप्ड विष्णु, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इनका फिर से एक फ्लॉ कह लो या बायस कह लो, वो समझ में आता है, ठीक है। और रिलीजियस सेक्रीफाइसेस लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, मतलब अभी जो पूरे ब्राह्मण वगैरह थे वो कहते थे कि आपको अगर डिवोशन दिखाना है तो आप प्रेयर्स और हिम्स से दिखाओ इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो प्रेयर्स और हिम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे की जाती थी। विष्णु को कई जगहों पे अवतार माना जाता था या फिर इनकारनेशन, कि वो पहले मतलब किसी ह्यूमन या एनिमल फॉर्म में अर्थ पे आए हैं, तो मतलब उनके अवतार माने जाते थे जो कि इंसान की हेल्प करते हैं टू लीड गुड लाइव्स, ठीक है, ओके। और कई सारी जो ओल्डर बुक्स थी, ठीक है, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट बुक्स जैसे रामायण हो गई जो कि आज हम संस्कृत में पढ़ते हैं, महाभारत हो गई, और दूसरे जो पुराण हैं, ये सारे जो भी हम आज संस्कृत में पढ़ते हैं ये सब गुप्ता पीरियड के टाइम पे दोबारा लिखे गए थे, ठीक है, री रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ओके। जो भी आज हम संस्कृत में इनको पढ़ते हैं ये सारे गुप्ता पीरियड में दोबारा लिखे गए थे, ओके। सो दिस वाज अबाउट द रिलीजन। आगे हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में, फाइन। तो कई सारे मंदिर बनाए गए थे इस टाइम पे, जो विष्णु और शिव के मंदिर बनाए गए हैं वो ब्रिक्स और स्टोन्स के भी बनाए गए हैं, ठीक है। और जो शुरुआत में मंदिर रहते थे वो केवल एक रूम के होते थे और बाद में फिर रूम बढ़ने लगे और उसके बाद में बिल्डिंग्स बनने लगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, टेम्पल्स बनने लगे थे, ठीक है, शिव और विष्णु टेम्पल्स, और वो किसके बनते थे, पूरे ब्रिक्स और स्टोन्स के बनने लगे थे। उसके अलावा मैंने बताया कि अर्लियर जो टेम्पल्स थे वो केवल एक रूम के रहते थे जहाँ पे गॉड की इमेज रहती थी, ठीक है, और जो इसका एंट्रेंस वगैरह रहता था वो बहुत अच्छे से खासकर डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर से। फिर बाद में जो थे वो रूम्स बढ़ने लगे, 2, 3, 4, और उसके बाद में फिर कई सारी बिल्डिंग्स आने मतलब बनने लगी। एक ही टेम्पल के पूरे एरिया में खूब सारी बिल्डिंग्स होती थी। और इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है सांची में। सांची में जैसे आप जाओगे जो स्तूपास बने हुए हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास, उसके पास में है ना एक टेम्पल आपको मिलेगा जो आज भी मतलब आपको एक रूम का एक अलग से दिख जाएगा। और उसी तरीके से आपको देवगढ़ में मिलेगा। देवगढ़ आपका आता है झांसी में, ठीक है, इन झांसी। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ थी, जैसे सारनाथ में मिली है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ कहाँ पे मिली हैं इस टाइम की, सारनाथ में, ये वाराणसी के पास में है। यहाँ पे बुद्धा इमेजेस मिली हैं और इनको देख के फिर हिंदू जो लोग थे उन लोग भी अपनी गॉड्स की इमेजेस वगैरह रखने लगे थे। और हिंदू वैसे गॉड्स की इमेजेस तो शुरू से ही रखी जाती थी खैर। और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो हैं वो कुछ कुछ केव्स में भी मिलती हैं, ठीक है, जो कि केव्स हिल साइड्स में कट किए गए हैं। तो ऐसे आपको केव्स मिलते हैं अजंता में, जो कि औरंगाबाद के साइड में है। और यहाँ पे खूब सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वॉल्स पे, ठीक है, वॉल पेंटिंग जिनको मुरल्स कहा जाता है, ठीक है, मुरल्स या मुरल्स जो भी, वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो ये भी पूरी गुप्ता पीरियड की हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं द लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो वही मैंने आपको बताया कि जो लिटरेचर था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, और पोएट्स और राइटर्स को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया जाता था, जिसकी वजह से इस टाइम पे काफ़ी फाइन पोएट्री वगैरह और ड्रामा लिखे गए हैं, ठीक है, फाइन पोएट्री एंड ड्रामा इस टाइम पे ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़े इस टाइम के पोएट राइटर कह लो आप, कालिदास, वो चंद्रगुप्त के टाइम पे ही थे, चंद्रगुप्त 2। देखो मैंने इसलिए बताया था कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्राइड फील होता था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे थे। इनका प्ले जैसे है अभिज्ञान शकुंतलम या अभिज्ञान जो लिखा जाता है शकुंतला, ठीक है, वो इन्होंने इस टाइम पे ही लिखा था, ठीक है। कई सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। फिर इनकी जो पोएम्स हैं जैसे कि मेघदूत और
रघुवंश, मेघदूत और रघुवंश, ये भी इस टाइम पे इन्होंने लिखी है कालिदास ने। तो इसका बहुत ज़्यादा मेरिट है। और ये है ना खासकर उस टाइम की गुप्ता सोसाइटी के बारे में है ना काफ़ी अच्छी एक विविड पिक्चर देता है, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज की इसमें काफ़ी तारीफ की गई है कि इन्होंने उस टाइम पे ऐसी संस्कृत लिखी थी जो मतलब उस टाइम तक कभी नहीं लिखी गई थी, ओके। और संस्कृत जो थी, अगर लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। तो एजुकेटेड लोग संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। कालिदास के कंपाइलेशंस के अलावा पंचतंत्र भी एक ऐसा माना जाता है, कलेक्शन ऑफ फेबल्स है, कहानियाँ हैं इसमें खूब सारी। इसको भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ये भी उस टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, लिटरेचर वर्क है, ठीक है। अब हमने यहाँ का आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ये सब देख लिया, ठीक है। अब लास्ट हम जो आएंगे रिलीजन, सोसाइटी, हमने सब देख लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द एडवांसमेंट्स दैट वर मेड इन साइंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन 14, एडवांसमेंट्स मेड इन साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो इस दौरान आर्यभट्ट और वराहा मिहिर जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स किए थे। वराहा मिहिर, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज की थी, एडवांसमेंट्स किए थे एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो जैसे आर्यभट्ट ही थे, इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है इट मूव्स अराउंड द सन। तो उस टाइम पे इस थ्योरी को नहीं माना गया था, ठीक है। तो और इसके अलावा जो दूसरे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने भी मतलब इस टाइम पे डेसिमल सिस्टम का यूज़ उन्होंने शुरू कर दिया था, डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते थे। एंड दे यूज्ड ज़ीरो, जो कि उस टाइम पे नहीं पता था लोगों को, तो दे न्यू अबाउट ज़ीरो, ठीक है। और सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स जो था वो बाकी जगहों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। ऑब्वियसली ज़ीरो का उस टाइम पे पता मतलब यूज़ किया गया था और बनाया गया था, तो इस वजह से जो सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड था, ठीक है। और इसके अलावा इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी अबाउट मेटल्स, ठीक है, मेटलर्जी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। प्लस दे ऑल्सो डिड एक्सपेरिमेंट्स जो मेटल्स को मिक्स करके किए जाते थे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो अपन को मिलता है वो मिलता है मेहरौली के आयरन पिलर में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स डन बाय मिक्सिंग मेटल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे मेटलर्जी का? मेहरौली पिलर, ये गुप्ता पीरियड का है, ओके। ये आयरन पिलर है दिल्ली में, ठीक है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल ऑफ द सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन दैट वाज यूज्ड इन दिस टाइम। और इसके अलावा मतलब एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स बताया आपको, मेटलर्जी के बारे में बताया, मेडिसिन की भी जो नॉलेज थी हमारी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थी इस टाइम पे, ठीक है। तो बुक्स ऑन मेडिसिन वर रिटन। लैंग्वेज की जो स्टडी थी वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, कालिदास जैसे लोग थे यहाँ उस टाइम पे, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा थी। और ख़ासकर इसमें ग्रामर और लेक्सिकोग्राफी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होता है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी एडवांस थी। तो क्यों कहा जाता है, अगर आपसे फिर से सवाल पूछा जाए कि इस पीरियड को क्यों गोल्डन एज कहा जाता है या फिर एज ऑफ प्रोग्रेस क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न ये है, ठीक है, कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स है इस टाइम पे जो कि मतलब एक एडवांस सिविलाइजेशन से एसोसिएट की जाती हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे इस टाइम पे प्रॉस्परस थे, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, तो इनके पास में टाइम रहता था कि ये सोचें, फिलॉसफी को बढ़ावा दिया जाता था, बुक्स लिखते थे इन लोग, साइंस और ड्रामा पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट वगैरह रहते थे। ये सारी चीज़ों की वजह से ये सोसाइटी जो थी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एडवांस्ड थी, ठीक है। अब आप एक बार आपके लिए एक होमवर्क है या फिर आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन एक एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी के आपको जो फिलअप्स हैं इस चैप्टर में
वो आपको सॉल्व करने हैं और उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ एज ऑफ गुप्तास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कीप लाइकिंग अस, कीप लविंग अस। दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।